जय हिंद साथियों। तो जैसा कि हमारी पेपर कोड BANS 183 के लिए क्लासेस चल रही थी, इसमें हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास हम ले रहे थे तो किसी कारणों से हमारी वीडियो कट हो गई थी, तो हमने उतनी ही वीडियो अपलोड कर दी थी। तो उसी के आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग जो है उसको देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तब भी आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको जो है फ्री पीडीएफ की लिंक मिल जाती है, वहां से आप लोग जो है अपनी इन क्लासेस की जो है फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको एग्जाम को अच्छे से कवर करना है तो आप लोग गेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है, shop.hindustanknowledge.com सिंपली गूगल पे टाइप करना है। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से भी आप लोग इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, सिंपली आपके जो भी पेपर कोड्स हैं यहाँ पर सिंपली आपको टाइप करना है। जैसे हमारा है BANS 183, तो सिंपली यहाँ पर टाइप करेंगे। देखिए आ गया हमारा पर्यटन मानव विज्ञान हिंदी गेस्ट पेपर। सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना है। इसके बाद आपको बाय नाउ पर बटन क्लिक करके अपना परचेज कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वापस हम अपनी क्लास पे। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिक पर्यटन को परिभाषित कीजिए। केरल में सतत पारिस्थितिक पर्यटन पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पारिस्थितिक पर्यटन को समझेंगे, इसके बाद जो केरल में सतत पारिस्थितिकी पर्यटन चल रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पारिस्थितिक पर्यटन, जिसे इको टूरिज्म कहा जाता है। एक प्रकार का पर्यटन है जो प्राकृतिक क्षेत्रों में होता है और इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना, स्थानीय समुदायों के कल्याण को बढ़ावा देना तथा पर्यटकों को प्रकृति और संस्कृति के प्रति संवेदनशील बनाना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP और विश्व पर्यटन संगठन UNWTO के अनुसार इको टूरिज्म इज ए टूरिज्म दैट इन्वॉल्व्स विजिटिंग नेचुरल एरियाज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्विंग द इन्वायरमेंट, सस्टेनिंग द वेल-बीइंग ऑफ द लोकल पीपल एंड इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन एंड एजुकेशन। तो ये जो है परिभाषा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP और विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा दी गई थी। उसी को आप लोग हिंदी में अगर देखना चाहे तो हिंदी में ये आपकी लिखी हुई है। इसके बाद है पारिस्थितिक पर्यटन की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहली तो विशेषता इसकी क्या है, सबसे पहली विशेषता है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है यहाँ पर। दूसरी है स्थानीय समुदायों की भागीदारी। तीसरा है न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव, शिक्षा और जागरूकता। यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। यह पर्यटन प्रकृति को देखने और समझने के उद्देश्य से होता है, ना कि उसके दोहन के लिए। इसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, प्रशिक्षण और लाभ में भागीदारी मिलती है। इस प्रकार का पर्यटन कम प्रदूषण, कम निर्माण कार्य और संसाधनों के टिकाऊ उपयोग पर जोर देता है। यहाँ पर कम प्रदूषण भी होता है, इसके निर्माण में कम लागत भी लगती है और संसाधनों के टिकाऊ उपयोग पर भी जोर देता है। इसके बाद है पर्यटकों के प्रकृति पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने का कार्य करता है। इसके बाद है आते हैं नेक्स्ट, केरल में सतत पारिस्थितिकी पर्यटन पर विस्तृत चर्चा। तो यहाँ पर देखिए, केरल को गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है। यह भारत का एक प्रमुख पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल है, जहाँ की यहाँ की हरियाली, बैक वाटर्स, पश्चिमी घाट, वन्य जीव अभयारण्य और आयुर्वेदिक परंपराएं पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। राज्य सरकार ने सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए कई पारिस्थितिक पर्यटन परियोजनाएं विकसित की हैं। सबसे पहले प्रमुख पहलें और उदाहरण, इसकी प्रमुख पहलें क्या थी और उदाहरण देखते हैं। थेकड़ी और पेरियार टाइगर रिजर्व इसकी पहली पहल थी, जिसमें यहाँ कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज्म मॉडल अपनाया गया है। स्थानीय जनजातियों को पर्यटक गाइड, नाविक और संरक्षण कार्यों में शामिल किया गया है। ट्रैकिंग, बस राफ्टिंग, जंगल कैंप आदि पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियां हैं। इसके बाद इसी में नेक्स्ट पहल है कुमरकम। केरल पर्यटन विभाग ने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के अंतर्गत इसे एक सतत पर्यटन मॉडल के रूप में विकसित किया है। स्थानीय किसान, कारीगर और महिलाएं इस परियोजना से सीधे जुड़ी हैं।
पर्यटकों को स्थानीय जीवन शैली का अनुभव कराया जाता है, जिससे सांस्कृतिक संरक्षण भी होता है। इसके बाद है वायनाड। यह क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है, जनजातीय संस्कृति का केंद्र भी है। यहाँ इको हट्स और होम स्टेज बनाए गए हैं जो पारंपरिक और पर्यावरण अनुकूल हैं। ट्रेकिंग, पक्षी अवलोकन और वन्य जीवन सफारी जैसी गतिविधियां संचालित की जाती हैं। तो ये सारी इसकी पहल थी। इसके बाद आते हैं सतत पारिस्थितिक पर्यटन के लाभ, बेनिफिट्स इन केरला कॉन्टेक्स्ट। पर्यावरण संरक्षण, जंगलों, जल निकायों और जैव विविधता का संरक्षण होता है। स्थानीय रोजगार सृजन, हजारों स्थानीय लोग पारिस्थितिक पर्यटन से आजीविका पा रहे हैं। संस्कृति का संरक्षण, पर्यटन स्थानीय कला, भोजन और परंपराओं का अनुभव करते हैं, जिससे संस्कृति जीवित रहती है। इसके बाद नेक्स्ट है शैक्षणिक और सामाजिक जागरूकता भी इससे बढ़ती है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों में प्रकृति के प्रति जो है चेतना बढ़ती है। इसके बाद इसके समक्ष चुनौतियां क्या हैं? तो सबसे पहली चुनौतियां हैं, कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक पर्यटकों की भीड़ से पारिस्थितिक तंत्र पर दबाव पड़ता है, यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है उससे वहां पर जो है पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। बुनियादी सुविधाओं का अत्यधिक विस्तार कभी कभी पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। स्थानीय समुदायों को पर्याप्त प्रशिक्षण या लाभ नहीं मिल पाने की शिकायतें भी होती हैं। अगर हम लोग निष्कर्ष में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? केरल ने भारत में सतत पारिस्थितिकी पर्यटन को एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत किया है। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, बल्कि स्थानीय समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें अपनी संस्कृति से जुड़ाव बनाए रखने का अवसर भी देता है। यदि इस मॉडल को संतुलित और अनुशासित ढंग से अपनाया जाए तो यह अन्य राज्यों और देशों के लिए भी एक आदर्श बन सकता है। तो यहाँ पर जो पारसी पर्यटन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, पारसी पर्यटन लोग क्यों करते हैं? वो प्रकृति को जो देखने के लिए ही लोग जो है सतत यानी कि पारसी पर्यटन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इसे हम लोग इको टूरिज्म कहते हैं। यह एक प्रकार का पर्यटन है जो प्राकृतिक क्षेत्रों में होता है। जैसे केरल में प्राकृतिक क्षेत्र ज्यादा है, इसलिए वहां पर जो है पारिस्थितिक पर्यटन देखने को मिलता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इसकी पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहां पर इसकी लिंक मैं डाल दूंगा। ठीक है, इसके बाद है धार्मिक पर्यटन को परिभाषित कीजिए, उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। यानी कि धार्मिक पर्यटन क्या होता है? सबसे पहले धार्मिक पर्यटन यानी कि रिलीजियस टूरिज्म एक ऐसा पर्यटन है जिसमें लोग धार्मिक आस्था, आध्यात्मिकता या तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से किसी पवित्र या धार्मिक स्थल की यात्रा करते हैं। यह पर्यटन का एक महत्वपूर्ण रूप है जो व्यक्ति की आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ा होता है। धार्मिक पर्यटन केवल पूजा या अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत प्रभावशाली है। देखिए, हमारे देश में धार्मिक पर्यटन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति जो है भले ही गोवा ना जा सके लेकिन वैष्णो माता जरूर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो धार्मिक पर्यटन होता है वो सबसे ज्यादा भारत में देखने को मिलता है। धार्मिक पर्यटन में लोग मंदिर वाले, जो हिंदू धर्म है वो मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं, जो पंजाबी लोग होते हैं वो गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्चों में लोग, ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग चर्चों में जाता है, बौद्ध विहारों और अन्य पवित्र स्थलों की यात्रा करते हैं। इस प्रकार पर्यटन शांति की खोज, धर्म से जुड़ाव, आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक शुद्धि का माध्यम बनता है। भारत जैसे विविध धार्मिकता वाले देश में धार्मिक पर्यटन एक विशाल पर्यटन उद्योग का हिस्सा है, जो देश के अंदर और बाहर दोनों से पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसके बाद धार्मिक पर्यटन के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। जैसे हिंदू धर्म के लोग चार धाम की यात्रा करते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब उत्तराखंड में है। यह यात्रा मोक्ष की प्राप्ति से जो है जुड़ी मानी जाती है। इसके बाद लोग काशी जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, भारत का सबसे प्राचीन नगर और हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल, जहां गंगा नदी में स्नान व अंतिम संस्कार की धार्मिक मान्यता है। लोग रामेश्वरम जाते हैं जो तमिलनाडु में है, रामायण काल से जुड़ा पवित्र स्थल है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो है रामेश्वरम में है। तो ये हिंदू धर्म में लोग जो है धार्मिक पर्यटन करते हैं। अब आ जाते हैं बौद्ध धर्म में। तो बौद्ध धर्म में लोग जो है बौद्ध गया यानी कि बिहार जाते हैं, यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद लोग सारनाथ जाते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध ने यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था।
इसके बाद लोग कुशीनगर जाते हैं जो उत्तर प्रदेश में है, जहां भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण स्थल यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद लोग इस्लाम धर्म में जो हैं वो अजमेर शरीफ यानी कि राजस्थान जाते हैं, जहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जहां हर धर्म के लोग श्रद्धा से आते हैं। इसके बाद लोग कभी कभी हजरत निजामुद्दीन दरगाह दिल्ली, एक प्रमुख सूफी जो है तीर्थ स्थल है। अगर हम लोग ईसाई धर्म की बात करें तो ये लोग वेलंकनी चर्च यानी कि तमिलनाडु भारत का एक प्रमुख कैथोलिक तीर्थ स्थल है। गोवा के चर्च जैसे चर्च ऑफ बॉम जीसस, जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष रखे गए हैं। अगर हम लोग बात करें सिख धर्म की, सिख धर्म के लोग स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है, सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल क्या है? स्वर्ण मंदिर है। इसके बाद आनंदपुर साहिब जो पंजाब में है, खालसा पंथ की स्थापना का स्थल है, लोग वहां पर भी जाते हैं। तो इन सारी जगहों पर क्या होता है? इन सारी जगहों पर धार्मिक पर्यटन देखने को मिलता है। और भारत में क्योंकि लोग धर्म को सबसे ज्यादा मानते हैं तो धार्मिक पर्यटन भी सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो धार्मिक पर्यटन के लाभ क्या हैं, वो लाभ देख लेते हैं। धार्मिक पर्यटन स्थानीय स्तर पर होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, दुकानों और गाइड सेवाओं को बढ़ावा देता है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। इसके बाद संस्कृति एवं विरासत का संरक्षण, धार्मिक स्थलों के संरक्षण से पारंपरिक स्थापत्य कला, संगीत और लोक परंपराएं संरक्षित रहती हैं। धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना, धार्मिक पर्यटन से विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे की मान्यताओं को समझते हैं, जिससे आपसी भाईचारा और संस्कृति एकता को भी बल मिलता है। स्थानीय उत्पादों का प्रचार जैसे हस्तशिल्प, प्रसाद, पूजा सामग्री आदि स्थानीय उत्पादों की बिक्री में भी वृद्धि होती है। तो ये सारी चीजें जो है धार्मिक पर्यटन के लाभ में आ जाती हैं। अब बात करते हैं धार्मिक पर्यटन से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं। देखो, किसी के लाभ हैं तो किसी के नुकसान भी हैं। सबसे पहला तो नुकसान है भीड़ भाड़ और अव्यवस्था। तीर्थ स्थलों पर त्योहारों और पर्वों के समय अत्यधिक भीड़ होती है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जैसे अभी आपका महाकुंभ चला था जनवरी तक, तो वहां पर लोग ट्रेनों से जा रहे थे, पूरे भूसे की तरह भरकर जा रहे थे, उसमें कुछ एक्सीडेंट भी हुए जिसमें लोगों की मृत्यु भी हो गई। तो यहाँ पर जो है भीड़ भाड़ होती है तो अव्यवस्था भी हो जाती है। इसके बाद है पर्यावरणीय क्षति, प्रदूषण, कचरा प्रबंधन, जल स्रोतों का दुरुपयोग आदि तीर्थ स्थलों की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कुंभ में क्या हुआ, इतनी नदी लोगों ने गंदी कर दी, उसमें कूड़ा डाल डाल के लोग पूजा कर रहे हैं, उसी में सब कुछ कूड़े में फेंक रहे हैं और उसी में नहा रहे हैं, फिर अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। इसके बाद है व्यवसायीकरण, धर्म और आस्था का अत्यधिक व्यावसायिक रूप धार्मिक पर्यटन के मूल उद्देश्य को विकृत कर सकता है। सुरक्षा और प्रबंधन की समस्याएं, बड़े आयोजनों में कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं में कमी दिखाई देती है। इसके बाद अगर हम लोग इसको निष्कर्ष में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं निष्कर्ष में? निष्कर्ष में लिख सकते हैं धार्मिक पर्यटन भारत में न केवल लोगों की आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक विकास का भी एक सशक्त माध्यम है। यह पर्यटन धार्मिक स्थलों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता को जीवंत बनाए रखता है, परंतु इसके विकास में संतुलन आवश्यक है, जिससे कि धार्मिक स्थलों का पर्यावरण, संस्कृति और आध्यात्मिकता सुरक्षित रह सके। यदि धार्मिक पर्यटन को सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांतों के साथ जोड़ा जाए तो यह भारत को विश्व धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर और भी प्रमुख बना सकता है। तो यहाँ पर जो हमारे दो क्वेश्चंस थे आज की क्लास में, हमने दो क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है। इसके बाद अगली क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपके कोई अदर पेपर कोर्स है जो हमसे छूट गया हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट आप लोग जरूर करिएगा।